हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मैथ का सीरीज जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए चल रहा था, आज का जो भाग है वो भाग नंबर 14 है। आपको ऑलरेडी पहले से 13 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसको अगर नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखें। आप लोग को बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से कामयाब होगा। चाहे आप 6 to 8 हैं या 9 to 10 हैं, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। आप लोग उसे ज़रूर देखें। देखिए, आज आप लोग को मतलब कुछ फार्मूला बताएंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन पे ले जाएंगे। जैसे आज हम निर्देशांक ज्यामिति का पूरा फार्मूला बता देते हैं। हर एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम हर एक चैप्टर का धीरे धीरे चाह रहे हैं कि आप लोग का फार्मूला खत्म हो जाए, यानी जो यूज होता है फार्मूला वो सब यूज हो जाए। जैसे हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज हल्का सा बताएंगे। क्या बताएंगे? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ जान लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में पहला क्या आता है? पहला ये जानते हैं, हल्का समझ लीजिए। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। उसके एक्स अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, दोनों का प्लस प्लस होता है। इसमें क्या होता है? माइनस प्लस होता है। इसमें क्या होता है? माइनस माइनस होता है। और इसमें क्या होता है? प्लस माइनस होता है। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। द्वितीय तृतीय चतुर्थ होता है। यानी पहला में सभी मान प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस होता है। ये निर्देशांक का हुआ। जैसे एग्जाम में पूछ देगा कि -2 और 3 किस चतुर्थांश में है। डायरेक्ट बता देंगे माइनस वाला आगे है और पीछे वाला प्लस में है। -2 और 3 कितना में जाएगा? द्वितीय में जाएगा। अब ये समझ गए होंगे, इसके बारे में समझ गए होंगे। अब इसमें क्या होगा? मूल बिंदु। एक होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। आप लोग समझ गए हो कि पहला में दोनों प्लस, दूसरा माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। इसको एक्स अक्ष बोला जाता है, इसको वाई अक्ष बोला जाता है। एक्स अक्ष बोला जाता है, वाई अक्ष बोला जाता है। अब देखिए इसमें आप लोग को दूरी सूत्र आता है। जैसे मान लेते हैं कि दो बिंदु है, दूरी सूत्र इसमें अभी यूज कराते हैं आपको। जैसे ए है x1 y1, x2 y2 है, तो इसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं। ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए, ये हुआ दूरी सूत्र निकालने का सूत्र। मतलब इसमें x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। अब क्या बताते हैं? माध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए। जैसे अब आपको मिटा रहे हैं, समझिएगा। ये हुआ दूरी सूत्र। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, जैसे दो बिंदु हैं ए और बी। ए का मान लेते हैं एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई दिया हुआ है, दो बिंदु। इसका बीच का पॉइंट निकालने के लिए किस फार्मूला का यूज करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जब भी मिडिल पॉइंट का निकालना रहेगा, यानी x1 यहाँ x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, इसका निर्देशांक निकाल लिए। अगर x का मान निकालना रहेगा तो x1 + x2 बटा 2 कीजिएगा। और y का मान निकालना रहेगा, ये x का मान निकालने के लिए, और y का मान निकालना रहेगा तो y1 + y2 बटा 2। इससे क्या होगा? ये जो बताएगा x का मान, ये जो बताएगा y का मान का, जब मिडिल पॉइंट का निर्देशांक याद करना रहे तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हुआ। ये दूरी सूत्र ये हुआ आपका। ये दूरी सूत्र का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग को अंतर विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? अंतर विभाजन, यानी कोई भी बिंदु, मान लीजिए कि ये दो बिंदु है। अब इसको है जो कि मिडिल पॉइंट पे ना काट के, मतलब कुछ आगे पीछे काटे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आ जाए, तो यहाँ कुछ मान लेते हैं कि m है, इन्हें दूरी, इन्हें n है। तो ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, यानी दो बिंदु है ए बी, उसके अंदर है, यहाँ मान लेते हैं ओ, एक बिंदु है जो इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? m/n में, और उसका निर्देशांक मान लेते हैं x और y।
क्या है, दो बिंदु ए बी है जो एक रेखा को m/n में विभाजित करता है। तो अंतर विभाजन के लिए फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m+n। इससे क्या होगा, x का मान निकलेगा। उसी तरह y का मान निकालने के लिए m/2 n/1 बटा m+n। ये m है, ये n है। बस यहाँ से ध्यान रखिएगा किसका निर्देशांक निकलेगा, x और y का। y विभाजन के लिए क्या होगा, mx2 माइनस nx1 बटा m-n। y के लिए m/2 माइनस n/1 बटा m-n। ये हुआ बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन के लिए ये बाह्य विभाजन के लिए हुआ, और ये मध्य बिंदु के लिए। जब मध्य बिंदु पर रहेगा तो ये वाला लगाएंगे कि मध्य बिंदु ए बी के बीच की दूरी, ए और बी के मध्य बिंदु में रहेगा तो ये इससे निकाल सकते हैं x y का मान। अगर m/n में यानी आगे पीछे करेगा तो ये वाला अंतर विभाजन के लिए, और ये बाह्य विभाजन के लिए है। और आपको बताते हैं, देखिए आपको सारा चीज आज पूरा निर्देशांक ज्यामिति का जो भी सूत्र है आपको सारा खत्म कर दिया जाएगा। अब देखिए, अब होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में हल्का समझ लेते हैं। ए बी सी जिसका निर्देशांक दिया हुआ x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसका एरिया निकालना है, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये यूज कर सकते हैं। ये हुआ कि त्रिभुज ABC रहेगा तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं एकाएक की मान फुट करके। बाकी आपको सब यहाँ दिया हुआ। क्या होगा, अब संरेख तीन बिंदु संरेख कब होगा, जब क्या करना है, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 आ जाए तो क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। देखिए ये हुआ क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीन बिंदु संरेख कब होगा, जैसे तीनों एक ही लाइन पे आ जाता तो ये क्या कहलाएगा, संरेख। मान लीजिए कि ए है, बी है और सी है। अगर तीनों एक बिंदु पर रहेगा तो ये आपस में क्या कहलाएगा, संरेखा। संरेख होने के लिए अगर तीनों एक बिंदु पर तो इसका एरिया निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, यानी बराबर में कितना रख सकते हैं, 0। और जो इसमें मान पूछा जाएगा वो रख कर हल कर सकते हैं। ये हुआ क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। ये हुआ क्या, संरेख होने का शर्त। अब आप लोग को कुछ श्लोक बताते हैं, ढाल निकालने के लिए बताते हैं। देखिए जैसे दो बिंदु हैं ए और बी मान लेते हैं, दो बिंदु है ए और बी। इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 x2 y2। अब इसका स्लोप निकालना है, ए बी का स्लोप। तो इसके लिए फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये हुआ स्लोप निकालने का। अगर दो बिंदु दिया रहेगा तो उसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, ढाल कैसे निकालेंगे, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब ये हुआ कि जब दो बिंदु रहेगा तो किसी समीकरण का ढाल, जैसे यहाँ दिया हुआ है, मान लीजिए 3y माइनस 2x बराबर कुछ भी दिया हुआ है, तो इसका कोई कहेगा कि इसका बताइए इसका स्लोप क्या होगा। तो इसका स्लोप निकालने के लिए, ढाल निकालने के लिए, समीकरण का स्लोप निकालने के लिए होता है -x का गुणांक अब बटा y का गुणांक। कोई समीकरण दिया रहेगा तो उसका ढाल निकालने के लिए -x का गुणांक बटा y का गुणांक। तो x का गुणांक देखिए, x के सामने x का गुणांक कितना है जी, x का गुणांक कितना, x के बगल में कौन है, गुना -2, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
अब बाई का गुणा कितना है 3, यानी इसका ढाल जो समीकरण है उसका ढाल निकालने के लिए ये हो गया फॉर्मूला। अगर दो और होता है, जैसे अगर दो रेखा लंबवत हो तो उसका ढाल क्या होगा, जैसे ए और बी है, सी और डी एक दूसरे के लंबवत है, तो इसका जब दो रेखा लंबवत होता है तो उसके लिए m1 गुना m2 बराबर -1 होता है। यदि दो रेखा समांतर हो तो इसके लिए ढाल क्या होगा, यानी उसका ढाल आपस में क्या बताएगा, तो m1 बराबर m2 होगा। जब दो रेखा समांतर होगा तो उसका ढाल m1 बराबर m2, यदि दो रेखा समांतर होगा तो m1 गुना m2 बराबर -1 होता है। और है बहुत सारा फार्मूला, लेकिन अब आइए आपका प्रश्न है, जो प्रश्न पे आइए। ये हुआ निर्देशांक ज्यामिति का कुछ फार्मूला, आप लोग इसे ध्यान रखें, एग्जाम में बहुत काम देगा। बाकी इतना ही आज के लिए। बाकी देखिए प्रश्न आपका पहला नंबर 1 है। अगर हाँ साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए हम और बेस्ट करें, मेरा भी आगे चैनल बढ़े, जिससे आपको और हेल्प मिले। देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 1 है, इसको बनाने की कोशिश करें। क्या है प्रश्न, ए का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदुओं a, 2a, 3, a तथा -2, 6 संरेख है। यानी 3 को निर्देशांक दिया गया है 3 बिंदु का, उसमें बताया गया है कि तीनों आपस में संरेख है। तो इसका क्या a का मान ज्ञात करना, यानी a का मान हम कितना रखें जिसके कारण तीनों संरेख हो जाए। संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब होता है जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पे हो जाए, जैसे a, b, c तीनों एक ही लाइन पे हो जाए तो आपस में क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक है a और 2a है, a और 2a है, b का 3, 1 है, c का -2, 6 है। अब बोला गया कि आपस में संरेख है, यानी जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए कि संरेख है, इसका मतलब है कि जब इसका एरिया निकालिएगा ये तीनों बिंदु का, तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए इसका बनाने का बहुत सारा नियम है, यानी 2-3 नियम है। एक नियम ये है कि संरेख जब भी होता है, जब दो बिंदु संरेख कब होता है, एक बिंदु ऐसा भी होता है कि x1 y2 - y3 प्लस x2 y1 माइनस है y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 बराबर 0 कर दीजिएगा। एक इस पे हल कर सकते हैं, संरेख होने का शर्त है ये भी। यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस पे हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए कुछ टाइम लगेगा आप लोग को। ये भी आप इस पे भी बना सकते हैं। संरेख का मतलब है कि जब भी कोई 3 बिंदु है, अगर उसका एरिया निकल जाए 0, यानी क्षेत्रफल निकालने के बाद 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपस में संरेख कहलाएगा। तो ये एक पहला नियम है कि आप इस पे मान फुट करके ए का मान निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, तो स्लोप निकाल सकते हैं। दो बिंदु के बीच को जांच कीजिए, स्लोप निकाल के भी हम इसको बना सकते हैं, ढाल से बना सकते हैं। जैसे देखिए आप इस पे बना सकते हैं, अगर आपको वो बोला याद नहीं रहता तो आपके लिए कि ये है, इस पे मान फुट करके बना सकते हैं, नहीं तो फिर और देखिए आपको बताते हैं, इससे भी आसान लगेगा वो। देखिए क्या कीजिए ना, इसमें दो बिंदु पकड़ लीजिए, दो बिंदु को आपस में लीजिए, दोनों का स्लोप निकालिए। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि आपस में क्या है, ये दोनों संरेख है। जैसे में हम ए बी, पहले ए बी लेते हैं, तो ए बी का ढाल बराबर बी सी का ढाल निकालना। ढाल ए बी का ढाल मतलब, अब ढाल निकालने के लिए फार्मूला होता है, जैसे दो बिंदु है तो दोनों को बीच में मान लीजिए कि ये दोनों बिंदु है, तो इसका ढाल निकालने के लिए फार्मूला होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 होता है। ध्यान रखिएगा, दो बिंदु के बीच का ढाल निकालने का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। इसी को बोलते हैं स्लोप, इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं और हिंदी में ढाल बोलते हैं। इसको और बहुत सारा, जैसे टाइन थीटा बराबर माना भी जाता है, एम बराबर टाइन थीटा भी माना जाता है, बहुत सारा स्लोप का थी, लेकिन अभी आपको जितना पढ़ना वही। जैसे दो बिंदु के बीच का दो निर्देशांक दिया रहेगा, उसका ढाल निकाला रहेगा, तो फार्मूला ये होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। जैसे में यहाँ देखिए, अब लगा दीजिए ए बी का ढाल, यानी इसका पहले ढाल निकाल लीजिए। तो फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1, यानी एक में से क्या घटाइएगा, एक में से क्या घटाइएगा 2 है, तो a माइनस 2 है बटा x1 माइनस x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 3 माइनस है। अब बीच में क्या है बराबर, और बी सी का ढाल निकालिए, तो क्या होगा y2 माइनस y1, 6 में से 1 घटाइए तब 5, और x2 देखिए x2 माइनस x1, यानी -2 में से 3 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा -5। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको गुना कीजिए तीसरा तीसरी, तब 5 गुना 1 कीजिएगा
5 गुना 1 करेंगे -5, 5 दूनी 10 है बराबर, यहाँ गुना कीजिए 5 तिया 15 और -5 है। अब इसको क्या करते हैं, ए को इपट कर देता उधर ये भेज देते हैं, तो ए इपट चलाएगा तो 10 से पहले से था और 5 ये और आया, ये प्लस में 15 था और ये माइनस में तो कट गया कुछ ही में प्लस में, यानी 10 और 5 कितना हो गया 15 ए बराबर 20, यानी ए बराबर 20/15, यानी ए बराबर 520, 5×3 यानी ए का मान कितना आ जाएगा 4/3, यानी 4/3 यहाँ पुट कर देंगे ए का मान, तो तीनों आपस में क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। ये हुआ आपका आंसर, कितना 4/3। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, गेहूं का एक ढेर शंकु के रूप में है, जो गेहूं का एक ढेर है जो एक शंकु के रूप में है, जिसके आधार का व्यास दिया हुआ है कि नीचे वाला जो है उसका जो नीचे वाला एरिया है 4.8 मीटर है और ऊंचाई 1.75 मीटर है, तो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का मतलब होता है उसको ढकने के लिए जो कोई भी चीज़ का यूज करेंगे उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ऊपर से जो उसको ढकने के लिए जो चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे उसको ढकने के लिए जो जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उसका क्षेत्रफल क्या होगा। फिर से समझ लीजिए गेहूं का ढेर है जो शंकु के रूप में है, उसका आधार का व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, हमको क्या बताना है जो इसको ढकने के लिए जिस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए कैनवास का मतलब हुआ क्या कि ऊपरों बाहरी बाहरी से ढकेंगे, अब बाहरी बाहरी का मतलब हुआ क्या वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। हल करेंगे, कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास दिया हुआ 8.4, तब त्रिज्या कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 4.2। ऊंचाई दिया हुआ है एच दिया हुआ है 1.75 मीटर, ठीक ये भी मीटर में है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, कैनवास मतलब इस टाइप के है, देखिए एक शंकु है, ये मान लीजिए कि गेहूं का ढेर है जो शंकु का आकार का है, ठीक, इसका ये रेडियस दिया हुआ है आर दिया हुआ है 4.2 मीटर, इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई है जो 1.75 मीटर है। अब इसको हम चारों पट्टी से ढकना चाहते हैं, कोई भी कपड़ा चाहे कुछ भी हो जिससे हम इसको चारों पट्टी ढकना चाहते हैं, इसको ढकने के लिए जो हमको कपड़ा की ज़रूरत पड़ेगा, चाहे जिस चीज़ का भी प्रयोग करेगा, जिस वस्तु का प्रयोग करेंगे उसको ढकने के लिए जो वस्तु का प्रयोग करेंगे उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब मतलब है कि बाहरी बाहरी, अब बाहरी बाहरी का मतलब है कुछ वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो एच देखिए त्रिज्या भी पता है, एच भी पता है, लेकिन एल पता नहीं है, तो एल पहले निकालना पड़ेगा। एल निकालने के लिए क्या कीजिएगा 4.2 का होल स्क्वायर प्लस 1.75 का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कीजिएगा तो 42 का 17.64 आएगा, और इसका कीजिएगा इसको पूरा कर लीजिए कितना है 1.175, इसको वर्ग करने के बाद कितना आएगा आप लोग कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला प्रश्न है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसको। देखिए इसका जो वर्ग आया है 3.0625 आया है, 3.0625, इसको एल पूरा निकालिएगा तो आ जाएगा आपको 4.55। ये कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन खुद कीजिए इसका। तो इस टाइप का प्रश्न में मेंसुरेशन में यही है कि आप लोग को कैलकुलेशन तो बहुत लंबा रहता है, कैलकुलेशन सही हो गया तो आपका ये चैप्टर सही हो गया। कैलकुलेशन देखिए आ गया कितना, देखिए इसका जब निकालिएगा तो एल इतना आएगा, हमको क्या करना है कैनवास का क्षेत्रफल, इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रयोग फार्मूला पाई आर एल, कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा जी पाई आर एल। पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है 4.2 है, एल कितना निकला है 4.55 निकला है। अब देखिए इसको हल कीजिएगा, दशमलव हटा दीजिए, यहाँ से दशमलव हटा दीजिए 100 आ जाएगा, 7 6 का 42, 6 मतलब कट गया, और काट दीजिए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और इसको काट दीजिए 5 से काट दीजिए, 9 5 45 और 1 है, और कटेगा कोई
इसको 2 से काट दीजिए 11, ये आ जाएगा कितना 50। तो रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए, कैलकुलेशन और टफ हो जाएगा। अब क्या करना है, 22 गुना 3 में पहले इसको गुना कर लीजिए 3 से, और यहाँ से 2 निकाल देते थे, 11 गुना 2 गुना 3 गुना 91 और बटा 100। यहाँ देखिए 11 दूनी 22 लिखा हुआ है, तो गुना कीजिएगा, तो 6 गुना 91 कीजिए, 6 9 54, और फिर 11 से गुना कर दीजिए, फिर 11 से कीजिएगा तो 6 6 4 10 के 0, और 5 4 9, और 1 10 के 0, और 5 1 6, यानी आ जाएगा कितना, इतना आ जाएगा बटा 100। दशमलव कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद बैठा दीजिए, यानी 60.06 मीटर। देखिए कुछ नहीं था, बस यहाँ कनवास बोला यानी पाई और एल का प्रयोग कर सकते हैं। बस हल करना था, जो भी कैलकुलेशन है आपका आंसर फाइनली आएगा 60.06 मीटर स्क्वायर। देखिए प्रश्न नंबर 3, हमेशा एग्जाम में ही रहता है, कोई भी एग्जाम में लगभग थेल्स पर में से रहता है। ये है कि हम कैलकुलेटिव देता है, कभी कभी चित्र ना देगा, कभी यहाँ एक्स वाई कुछ कुछ दे देगा, है ना, 3x - 2 4x - 2, लेकिन इस टाइप का, लेकिन जानकारी रहना चाहिए। इसका पहले हम थेल्स प्रमेय जान लेते हैं क्या है। इस टाइप का प्रश्न जब भी बनेगा तो किस पे, थेल्स प्रमेय पे हल करेंगे। जो दिया हुआ लिख देंगे, दी गई आकृति में डी ई समांतर BC, देखिए बताया है कि जो डी ई है समांतर है किसका है, BC का। ठीक, उसके बाद AD 3 सेंटीमीटर है, AD 3 दिया हुआ है, BD आपको ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, AE 6 दिया हुआ है, EC पूछा जा रहा है। देखिए इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो बहुत सारा प्रमेय इसमें काम करता है, 3-4 अगन प्रमेय है, आपको किस पे बनेगा जो ध्यान रखिएगा। तो इस पे देखिए प्रमेय करने के लिए क्या करेंगे, हम AD बटा BD ले रहे हैं, AD बटा BD, इधर AD लिए हैं तो इधर क्या होगा AE, इधर देखिए BD लिए हैं यानी ये वाला लिए हैं तो इधर क्या लेना पड़ेगा EC, बस बन गया। क्या कि एक बार छोटका, ये ऊपर वाला छोटा है तो एक बार नीचे वाला, तो इसी तरह एक बार ऊपर वाला छोटा है तो एक बार नीचे वाला, जैसा इधर कीजिएगा वैसा ही इधर कीजिएगा। तो AD 3 ऑलरेडी है, BD कितना है 4, AE 6 है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है, इसी का मान निकालना है। कर दीजिए हल, 3 दूनी 6, 1 सोलह क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें बहुत सारा प्रमेय आता है, और लिख देते हैं आपको प्रमेय, जैसे यहाँ इसे भी लिख सकते हैं, AD बटा AB बराबर AE बटा AC। देखिए एक बार ये पूरा लिए, एक बार छोटा वाला लिए तो एक बार बड़ा वाला, एक बार छोटा वाला तो एक बार बड़ा वाला, और ले सकते हैं इसमें, जैसे हम ले सकते हैं AD बटा DE, तो इसमें हो जाएगा, देखिए एक बार ये लिए हैं तो एक बार ये देखिए AD बटा AD बटा DE लिए हैं, ठीक। तो एक बार बड़ा में कर सकते हैं वैसे जिस तरह से लिए हैं, तो AB बटा क्या हो जाएगा BC। बहुत सारे इसमें प्रमेय काम करेगा, आप जैसा प्रश्न पूछा जाएगा उस पर यूज कर सकते हैं। यही हुआ थेल्स प्रमेय। देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 4 क्या है, यदि 5 tan थीटा बराबर 4 है तो 5 sin थीटा - 3 cos थीटा बटा sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान निकालना है। यानी इतना बराबर दिया हुआ है 4, तो इसका हमको मान निकालना। ऑप्शन आपके सामने, देखिए बनाएंगे कैसे, हल करेंगे, कितना है 5 tan थीटा बराबर 4, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 4/5। अब देखिए tan थीटा को भी हम तोड़ सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 4/5। अब इसमें क्या होगा ना, एक चीज़ बताते हैं आपको, एक भागफल फार्मूला होता है जिसमें ये बताता है कि जब इस टाइप का प्रश्न, ये डिपेंड करता है आपको किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न देखिए साइन कॉस के रूप में है, यहाँ भी साइन कॉस का मान ऑलरेडी हमको पता हुआ है, यानी यहाँ से हम डायरेक्ट मान फुट कर सकते हैं कि साइन थीटा का मान 4 और कॉस थीटा का मान 5, यहाँ फुट कीजिए और आंसर आपका ऑलरेडी आ जाएगा। जब इस टाइप का प्रश्न आ जाए और देखिए कि साइन कॉस के रूप में, यहाँ भी साइन कॉस के रूप में है, यानी इसको हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। क्या हल करेंगे, तो देखिए साइन थीटा का मान 4 है,
यहाँ फुट कीजिए तो 5 साइन थीटा का मान 4 है, 4 माइनस 3 कॉस थीटा का मान 5 है। फिर साइन थीटा का मान कितना है जी, 4 है, प्लस 2 कॉस थीटा का मान 5 है। 5 और 20, अब 5 या 15, 5 और 20, 5 या 15, ऊपर बच गए 5, और 5 दूनी 10, 4 14। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। जब इस टाइप का प्रश्न, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के हिसाब से बना सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए हल्का से सोचने का चीज़ है, बस सोचिएगा, जल्दी बनेगा, नहीं सोचिएगा गलत हो जाएगा प्रश्न, समझ में नहीं। एक वृत्त पर 4 बिंदु हैं ए बी सी डी, इस प्रकार है कि वे एक वर्ग बनाते हैं। मतलब एक वृत्त है, उस पर एक चार गो बिंदु है और साथ साथ वो वर्ग बनाता है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए एक वृत्त है जिस पर एक 4 गो बिंदु रखा गया है, 4 बिंदु है जो एक क्या बनाता है, एक वर्ग बनाता है। इसका मतलब कन्फर्म है, वृत्त पर बना रहा है ना, वृत्त पर बनाता है 4 बिंदु, यानी कन्फर्म है कि जो वर्ग इसका है, जो वर्ग है वृत्त का अंदर है, यानी अंतः वर्ग है, यानी वृत्त के अंदर वर्ग है। ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि बाह्य वर्ग होगा कि अंतः होगा, तो अंतः होगा। कैसे होगा देखिए, प्रश्न देखिए क्या है, एक वृत्त है, ठीक, उस पर 4 बिंदु है, तो एक को पहले वर्ग के रूप में बना लेते हैं। ए बी सी डी एक वर्ग है। देखिए क्या है, एक वृत्त पर 4 बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार है कि वे एक वर्ग बनाते हैं, ए बी सी डी एक वर्ग बना रहे हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वृत्त का एरिया हमको पता है इसका पूरा, कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 3850 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ये जो अंदर वर्ग बना है इसका हमको एरिया बताना है। देखिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लोगों को पास शेयर भी करें। देखिए प्रश्न बताते हैं, क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल हल करेंगे। दिया हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, कितना दिया हुआ है जी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 3850। पाई का मान जानते हैं 22/7, और आर स्क्वायर इजिकल टू 3850। काट दीजिए, कटेगा तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बटा 7 बराबर कितना, 585 आता है, भागा दिए हैं, 22 से भागा दो कितना आएगा, अरे भागा दो ना, कितना आया भागा देने पे, एक मरतबे अलग से दे लो जल्दी, 175 आ रहा है, तो 22 बच गया कितना, 6 और 1 और 65, एक मरतबे 22 से गुना 7 कर दो, 154 है ना, 1 1 0, हाँ 175। यानी जो काटिएगा, देखिए कैलकुलेटिव है हल्का सा, आप लोग कर सकते हैं, ये सब आप लोग इग्नोर कीजिएगा। इसको काटिएगा तो 175 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 175। अब देखिए 7 भागा में होने जाएगा गुना में, यानी आर स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 25 गुना 7, 175 को, ये 7 गया ऑलरेडी। देखिए 175 को हम लिख दिए हैं 25 गुना 7, 25 से तो 75 से गुना 7, यानी आर बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए जब आर बराबर जाएगा तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर में तो नहीं क्या जाएगा, रूट में, और रूट में जाएगा तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 7 का वर्गमूल देखिए दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 49 बनेगा, 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 7, यानी जो आर निकलेगा कितना, 35 सेंटीमीटर। देखिए आपको आर निकल गया, क्या पता लग गया, वृत्त का त्रिज्या। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लगा के क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। आपका त्रिज्या ऑलरेडी निकल गया कितना, 35 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना होगा आप लोग बता सकते हैं। जब त्रिज्या निकल गया 35 सेंटीमीटर, तो व्यास देखिए, व्यास कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, और जो व्यास होता है यानी वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, क्या क्या होगा, वृत्त का कुछ ही कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा।
वृत्त का क्या कहलाएगा जी, विकर्ण कहलाएगा। जो व्यास है वही क्या कहलाएगा, वर्ग का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, अथी विकर्ण कहलाएगा। ये वर्ग अंदर बना है, ये जो व्यास बना है यही इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण बन गया है, तब विकर्ण बन गया कितना, विकर्ण हमको पता हो गया कितना, 70 सेंटीमीटर। हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 है ना। अब हमको निकालना है क्या, ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। हम लोग को फार्मूला है, देखिए एक होता है भुजा स्क्वायर, एक और फार्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो हमको वर्ग का विकर्ण ऑलरेडी पता हो गया कितना, 70, यानी 70 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, 7×4 यानी 4900, और बटा 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2450 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ लगाएं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। विकर्ण ऑलरेडी हमको इससे पता लगा कि जब वृत्त की त्रिज्या 35 है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, व्यास 70, तो 70 जो व्यास होगा वृत्त का वही वृत्त का विकर्ण कहलाएगा, यानी विकर्ण का स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर बटा 2, 2450। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, एक शंकु और एक बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ 2:3 है। यदि ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो आयतन का अनुपात क्या होगा। एक शंकु और बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, यदि ऊंचाई का अनुपात इतना 3:4 है तो आयतन का अनुपात क्या होगा, है ना। एक शंकु है, पहले क्या बताया गया है, शंकु, उसके बाद क्या, बेलन, और उनका ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ। पहले लिख लेते हैं, बेलन के लिए अलग अलग लिख लेते हैं, है ना, और शंकु के लिए अलग लिख लेते हैं, आंसर आसानी से आएगा। तो बेलन क्या पहले क्या है, शंकु ना, शंकु है, यानी शंकु कितना दिया हुआ है जी, 2, है ना, आर दिया हुआ कितना, 2, और बेलन का आर कितना दिया हुआ है ना। शंकु देखिए, शंकु का 2 हुआ दिया, बेलन के बाद में ना है, तो बेलन का कितना दिया हुआ है, इसका भी मान लेते हैं कितना, 3, इसको R1 R2 कर देते, R1 R2 ठीक है, ठीक। तथा ऊंचाई का अनुपात, यानी पहले शंकु का ऊंचाई दे लिया कितना, 3, तो इसको H1 मान लेते हैं, H2 मान लेते हैं 3, और इसका दिया हुआ है H1 कितना, अच्छा। तो क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों को आयतन का अनुपात, यानी शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात। तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, है ना। क्या करेंगे, ऊपर शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन को जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई खत्म हो गलो ना। अब जैसे और लिखो आगे तो 1/3 कर सकलिए रहा, अब लिख ले जा। अब देखो ऊपर शंकु ना है जी, ऊपर क्या है शंकु, नीचे क्या है बेलन। अब वहाँ से हिसाब से रखिए, उसके हिसाब से रखो मैं। शंकु का आर कितना हलो, 2, तो 2 के स्क्वायर करबो तो क्या तो 4, एच कितना हलो 3, तो क्या लिख दो 3 बटा बेलन, तो देखा बेलन के कितना हलो त्रिज्या 3 हलो, 3 तिया 9, और एच कितना हलो 4 हलो, कोई दिक्कत ना। 4 से 4 कट लो ना, और 3 तिया 9, यानी ऊपर 1 बच गलो और नीचे 3 तिया 9, आंसर क्या है तो 1:9। कुछ नहीं करना था, पहले ये दोनों का मान अलग से फुट कर लेना कि बेलन के लिए कितना है और शंकु के लिए कितना है। क्या पूछ रहा था, दोनों का आयतन का अनुपात। शंकु पहले था, शंकु का आयतन रखे, बेलन नीचे था, बेलन का आयतन, यानी बेलन, एक चीज़ और ध्यान रखना कि बेलन का शंकु का आयतन क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, बस मान फुट करके आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे कितना से गुना कर दिया है, 5 सॉरी यहाँ दोनों एक ही लिखा गया। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया है। तो हमको ये पूछा जा रहा है ना कि जो हम गुना करते सही और जो अब किए हैं उसमें कितना का अंतर आया है। फिर से, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, तो कह रहा संख्या में कितना कमी या वृद्धि होगा। जब इस टाइप का प्रश्न आएगा ना, जैसे में हम एगो मान लेते हैं प्रश्न, हम मान लेते हैं कि तुमको हम बोले कि 15 में हम मान लेते हैं कि 15 में तुम 5/3 से गुना करो, कितना से हम बोले 5/3 से,
तो हम कहें तुमको 5/3 से गुना करे और तू कर दिया कितना से 3/5 से। तो देखो 3/5 से करबो गुना तो 5 तिया 15, 3 तिया 9। ये तुम किया उसके हिसाब से है, ये तुम किया उसके हिसाब से आया, क्या आ गया है 9। लेकिन हम बोले थे कितना से करने के लिए 5/3 से। तो हम रियलिटी हम 15 में कितना करते 5/3 से करते। तो कितना 5 पचरे 25, रियलिटी आंसर आता कितना 25, लेकिन आ गया है कि 9। समझ में आया। तो इसको हम 15 क्यों माने भाई, है ना। यहाँ सिंपल कि 15 का ही मान लिए और कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ अब कैसे, तब 15 क्यों मानते, कहा कि देखिए जो दोनों हार रहेगा ना उसको आपस में एलसीएम ले लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न में हार में जो भी रहेगा उसका एलसीएम, तब 5 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 15, है ना। तब देखिए इसको बनाने का तरीका, सही अगर हम करते, अगर सही और गलत किया है ना, हम बोले सही करने के लिए क्या चीज कर दिया गलत, संख्या कितना मानने के लिए बोले जो नीचे रहेगा उसको एलसीएम ले लेना है। तो संख्या कितना हो जाएगा बताइए 15 हो गया, 15 ना हो गया। अब देखिए अब हम गुना करते हैं, अगर सही उसको करता तब क्या होता, तो 15 में कितना 5/3 से गुना करते तब 5 पचरे 25, यानी रियलिटी आंसर कितना आता 25। लेकिन वो गलत कर दिया, कितना से कर दिया 3/5 से, तो 3 तिया 9। तब देखिए सही आंसर हमको था 25, लेकिन वो किया ले आया के 9। तो कह रहा कितना का त्रुटि आया, तब 25 में से क्या घटाइएगा के 9, 25 में से 9 घटाइएगा ना, तो हमको कितना का थी लग रहा है जी 16 का, कितना पे 25 पे, प्रतिशत लाने के लिए कैसे गुना 100 से। ठीक अगले समझ में, इस समझ में लो। अरे 25 हमको लाना था, वो ले आया के 9, कितना कम गया 16 कम गया, 16 ना कम था। हाँ देख लूँ ना घटा के, 9 में से 5 गलो है ना, 10 5 15 में से 10 5 15 में से 9 गलो 6, ठीक है वो। हाँ अब देखो ये काटूँ तो कितना है तो 4, अब 16 4 64, यानी कितना प्रतिशत का हमको त्रुटि आ गया है 64% का। अब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। इस टाइप के प्रश्न में जो भी हार में रहेगा उसका एलसीएम ले लेना है, प्रतिशत निकाल लेना जाना हो, है ना। घाटा चाहे फायदा हम सही वाला पर ना कर भाई कि गलते वाला पर कर, वो तो गलत कर दिया वो कर दिया। देखा प्रश्न नंबर 9,